बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 मार्च बुध का दिन, शाम का वक्त और साल 2022। कैसे हैं आप लोग? मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, कल मैंने रिक्वेस्ट की थी, बल्कि सुबह के प्रोग्राम में, कि आज वो तीनों मुसल्लह अफवाज की जो परेड होने जा रही है यौम पाकिस्तान के हवाले से, वो ज़रूर देखनी है। वो लाइव टेलीकास्ट करनी थी गवर्नमेंट ने, और करीबी कितने खूबसूरत उन्होंने मनाजर दिखाए। और ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाई लड़ाका तैयारों में एक नया इजाफा हुआ है, पाक चीन मुश्तरका कोशिश और काबश से जो नवा फाइटर जेट बना है, लड़ाका तैयारा, जिसका नाम है J-10C। उसकी उड़ान देखी है आपने? उसकी घन गरज और उसका उड़ना और उसका चलना और उसका चिंगाड़ना, उसका रोरिंग, यकीनन दुश्मनों के तोते उड़ गए होंगे हाथों के। तो कहना पड़ता है पाक फौज जिंदाबाद। ये पाक फौज ही है जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज तक टूटने से बचा हुआ है, वगरना इसके अंदरूनी और बैरूनी खैर खाओं ने तो बड़ी कोशिश की इसे तोड़ने की, लेकिन ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, और अल्लाह के फजल से ही कायम व दायम रहेगा, सलामत ता क़यामत रहेगा। अल्लाह इसे तमाम किस्म की नजरे बद और हासदों के, हासदीन के बुरे इरादों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और पाक फौज आज, उसके दस्ते जिन्होंने सलामी दी, बर्री बहरी और हवाई, तीनों फौजों ने। और फिर मज़े की बात, उनमें आपने देखा होगा कुछ गैर मुल्की फौजों के दस्ते भी आए हुए थे। उन्होंने अपने फ्लैग झंडे उठाए हुए, वो भी दस्ते डाइस के आगे से, स्टेज के आगे से गुजर रहे थे। बड़ा खूबसूरत मनाजर थे। उम्मीद है आपने देखे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे हैं अपने एक बड़े प्यारे शागिर्द की फरमाइश पर, हिटलर के बारे में कुछ अर्ज करना चाह रहा था। जी, पिछले प्रोग्राम में, कल के प्रोग्राम में मैंने थोड़ी दो चार बातें कर दी थी, दो चार बातें आज करके इसे क्लोज करना चाहूँगा, इसलिए कि अगर इसकी ज़िंदगी पे तफसीली बात करेंगे ना, तो इसकी ज़िंदगी के फिर बड़े ढेर, बचपन से लेके मरने तक इसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, एंगल्स हैं, जाविये हैं, बहुत सारे रुख हैं। अगर उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो हमें कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे। फिर देख लें, सोच लें, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने को भी तैयार हूँ, लेकिन ये भी है कि इस तरह से आप बोरियत का शिकार भी हो सकते हैं। मुख्तसर यही है, बेहतर यही है कि आज की किस्त जो मैंने कूजे को दरिया में बंद किया है, नट एंड शेल आपको बता दिया हिटलर का, वही यहीं तक महदूद रहें तो ये ज़्यादा बेहतर है। हिटलर था क्या? इसके बारे में मैंने आपको, पैदा कहाँ हुआ, ऑस्ट्रिया यानी हंगरी, ऑस्ट्रिया उस वक्त एक ही मुल्क था, जर्मनी की मशरकी सरहद पर। और पहली जंग अजीम जो 1916 में लड़ी गई, आलमी जंग, उसमें ये आम डाकिया था, एक मामूली फौजी था। और दूसरी जंग अजीम जब 1945 में, 1945 में लड़ी गई, तो इन दोनों जंगों में ज़्यादा फासला नहीं था, ओनली 29 ईयर्स गैप। सिर्फ 29 साल के वक्फे ने, अरसे ने, इस बंदे को, अगर जर्मनी ने कुछ पाया और कुछ खोया है ना इस दोनों जंगों के बीच में, तो वो हिटलर ही है। तारीख को अगर जंगों में से कुछ छान कर कुछ अगर मिला है ना, तो वो हिटलर ही मिला है। यही शख्स था जो दूसरी जंग अजीम का एक मेन किरदार बन चुका था, अहम किरदार। और इसके बगैर दूसरी जंग अजीम का तज़किरा ये अधूरा रह जाता है। इसने जो जो कुछ किया, जैसे जैसे किया, वो अच्छा समझें या बुरा समझें, था कमाल का।
फिर इसने मूछें कैसे कटवाई, क्यों कटवाई, वो भी मैंने, अगर किसी ने कोई बात नहीं सुनी, रह गई है, तो आप पिछले प्रोग्राम में, पिछले सेगमेंट में, यानी 22 मार्च का प्रोग्राम शाम का देखें, उसमें मैंने बता दिया तफसील के साथ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पहली बात तो ये कि इसका पहली जंग अजीम जब ख़त्म हुई ना, तो इसने एक सियासी पार्टी की दाग बेल डाली, बुनियाद रखी अपनी। उसका नाम था नाजी पार्टी। नाजी थी तो वो सियासी पार्टी, लेकिन उसको इंतहा पसंद जमात कहा जाता है। उसकी बाज कामों की वजह से, बाज कारनामों की वजह से, उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक मुतनाज़ा सी बात हो जाती है। अभी मुझे प्रोग्राम डायरेक्टर साहब ने मना भी किया है कि उस डिटेल में ना जाएं, जिसे होलोकास्ट कहते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जी। तो हुआ ये कि पहली जंग अजीम के बाद जो इसने पहला काम किया वो नाजी पार्टी बनाई, सियासी पार्टी। और वहाँ पे, यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात ये है कि इसका वो जुनून, इसका शौक़, वो फ़न मुसव्वरी बहुत काम आया यहाँ पे, इसलिए कि इसने अपनी पार्टी का फ्लैग खुद डिज़ाइन किया, अपनी पार्टी का लोगो खुद डिज़ाइन किया, और अपनी फौज के बैजेस, कंधों पे लगे हुए जो बैजेस होते हैं कंधों पे और सीने पे, वो इसने अपने हाथों से डिज़ाइन किया। आज भी जर्मन फौज के कंधों पे जो बैजेस हैं वो हिटलर के डिज़ाइन करता है ना। अजीब सी बात, क्योंकि वो फ़न मुसव्वरी का शौकीन था बचपन में, और यहाँ पे वो काम आया। और एक और बड़ी अजीब बात थी जो मैंने देखा है, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये अहम बात है। जब भी ये तकरीर करता था ना, तकरीर से पहले अपना एक फ़ोटो शूट करवाता था। ये पता नहीं इसका कोई नफ्सियाती मसला था, और इस काम के लिए अच्छी खासी तनख्वाह के ऊपर इसने फोटोग्राफर भर्ती किया हुआ था। वो फोटोग्राफरी सिर्फ इसी की करता था, और हर तकरीर से पहले फ़ोटो शूट करता और देखता कि मैं कौन से एक्शन में बात करता हुआ अच्छा लगता हूँ, मुझे किस एंगल में खड़ा होना चाहिए, मुझे सर कहाँ रखना चाहिए, मुझे हाथ कहाँ रखना चाहिए, और मैं किस स्टाइल में अच्छा लगता हूँ और किस में अच्छा नहीं लगता। इस काम के लिए फोटोग्राफर भर्ती किया हुआ था जी। उसके बाद ये हुआ कि इसका फिर यहाँ पे माशका चलता है जी। एक लड़की थी जिसका नाम था गेले राबा जी, ये था नाम उस लड़की का, गेले राबा। ये लड़की थी जिसके साथ इसकी मंगनी हुई, या जिससे इसका माशका चला, अफेयर रहा इनका। और इनकी जो मुखालिफ पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने इसे स्कैंडलाइज किया, पूरा फायदा उठाया, सियासी फायदा, इतना इसको बदनाम किया इस माशके को। हालांकि उसकी ये प्राइवेट लाइफ थी हिटलर की, मगर इन्होंने ज़ाती फ़ायदे के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए इसे स्कैंडलाइज कर दिया, और इतना उछाला अखबारों में, रसालों में, कि वो जो गैले थी ना बेचारी, उसने खुदकुशी कर ली। ये बहुत सैड था इस बात को लेकर। हिटलर खुदकुशी कर ली उसने, और मज़ेदारी की बात सुने, उसकी खुदकुशी को कत्ल का रंग दिया गया और इल्ज़ाम धरा गया इसी हिटलर पर। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई बेचारे ने, और वहां से इसकी जान छूटने का बहाना फिर ये बना कि एक और लड़की से इसने एंगेजमेंट कर ली, मंगनी कर ली, और उससे शादी अभी नहीं हुई थी, बल्कि हुई भी तो वो दूसरी जंग अजीम के, वो भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। वो लड़की जिससे इसकी मंगनी हुई है, जिसकी शादी भी हुई बाद में जिसके साथ, वो थी ईवा ब्राउन।
ये वो लड़की है जी, ईवा ब्राउन। ये लड़की है जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट तय पा गई, निस्बत तय पा गई। और इनकी शादी कब और कैसे और कहाँ हुई, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये बड़ी दिलचस्पी की बात है। यहाँ ये मैं एक बुनियादी सी चीज़ अर्ज करता चलूँ कि ये अपने बाप से बेइंतहा नफरत करता था, हिटलर। और उसकी वजह इसने किताबों में ये बताई है कि बाप की सख्त गिरी की वजह से उससे नफरत का ये आलम था कि बाप की वफात के बाद भी कब्रिस्तान पर उसकी कब्र पर हाजिरी देने या ज़ियारत के लिए भी ये कभी नहीं गया। नफरत की ये इंतहा देखी। और इससे कई दर्जे ज्यादा ये अपनी माँ से मोहब्बत करता था। और माँ से मोहब्बत का ये आलम कि जब ये मरा है तो इसके ज़ेरे ज़मीन, ज़ेरे अंडरग्राउंड जो बंकर था, मोर्चा जहाँ पे इसने बोला जाता है खुदकुशी की थी, मरा था, उस वक्त उस मोर्चे की चारों दीवारों पर इसने अपनी माँ की तस्वीर लगाई हुई थी। है ना हैरत की बात कि इसने अपनी मरने के लिए भी उस जगह का इंतखाब किया जहाँ पे इसकी माँ नज़र आ रही है, उसकी माँ की फ़ोटो नज़र आ रही है। हिटलर ने, ये था माँ से मोहब्बत इसकी। अच्छा जी, उसके बाद जब ये दूसरा वाक़या भी हो गया, मतलब मंगनी हुई, और सिर्फ इसलिए इसने करी कि इसकी उसे स्कैंडल से जान छूट जाए। वो जो गले की वजह से इसके गले की हड्डी बना हुआ है, हो सकता है कि इसका सियासी कैरियर ही खत्म, इसकी जो नाजी पार्टी थी उसका फ्यूचर ही डार्क हो जाता। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए इसने मंगनी कर ली। वरना इसने ये पहले ये चाहता था कि मैंने सारी उम्र शादी मंगनी वगैरह नहीं करनी, वो गैले की फौतगी की वजह से। लेकिन लोगों ने गलत रंग दिया और कहा कि इसने खुद ही कत्ल करवाया, तो इसने मंगनी कर ली ईवा ब्राउन से। जी, ये थी दूसरी बड़ी बात, अहम बात इसकी। उसके बाद ये हुआ कि जब ये सारी की सारी मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं तो दूसरी जंग अजीम छिड़ती है। और ये दोनों जंगें जो है ना, दोनों आलमी जंगें जो अब तक हुई हैं, ये दिन महीने या सालों में दिन महीने या हफ्तों में ख़त्म नहीं हुई, सालों, 3-3, 4-4 साल तक ये चली हैं दोनों जंगें। और दूसरी जंग अजीम जब छिड़ती है तो पहली की तरह जो बहुत कादावर ममालिक थे, कंट्रीज थे, फौजी ताकत के लिहाज से जो देवकामत मुल्क थे, बहुत बड़ी बड़ी फौजों और जंगी ताकतों के मालिक, वो दो ग्रुपों में तकसीम हुए और बुरी तरह से आपस में टकराए। और यूं इसे जंग अजीम कहा जाता है कि इसमें हजारों नहीं लाखों अफराद जान की बाजी हार गए। पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या। और ख़ास तौर पर जो जापान के दोनों शहरों नागासाकी और हिरोशिमा, दोनों शहरों पे जो जर्मन फौज ने एटम बम गिराए, वो कहानी कौन नहीं जानता। कहते हैं उसका मास्टरमाइंड भी हिटलर ही था। लेकिन इन द नट एंड शेल क्या हुआ कि जब उसी ये क्योंकि अपनी फौज का ये पैट्रन इन चीफ, कमांडर इन चीफ था, और इसने वो अपनी मंगेतर को भी साथ फ्रंट पे रखा हुआ था। सालों तक तो लड़ाई रहती है, वो भी वहीं पे इसके साथ ही थी। जब इन्होंने देखा कि अब जर्मन फौज की शिकस्त यकीनी है, ये टल नहीं सकती, ये ग्रेट ब्रिटेन आर्मी के हाथों, इंग्लिश आर्मी के हाथों मात खा चुके हैं, तो फिर इसने अपने ज़ेरे ज़मीन बंकर में जाकर, यानी मोर्चे में जाकर, दोनों ने पहले तो निकाह किया, आपस में शादी हुई, और कुछ ही घंटे के बाद उसी मोर्चे में दोनों ने इकट्ठे खुदकुशी कर ली। अच्छा, बात जो रिसर्चर्स हैं
محققین ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہٹلر جو تھا اس مورچے میں تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور بہت سے فوجی وہاں مرے ہوئے تھے. یہ وہاں سے روح پوش ہوا اور بھیس بدل کر کسی دوسرے ملک میں نکل گیا، اور آج تک اس کا کوئی عطا پتہ، کوئی سراغ کسی کو مل نہیں سکا. یہ ایک رائے تھی اور پختہ رائے تھی. بہت سے لوگ اس کو ماننے والے، اس کو فالو کرنے والے تھے. لیکن یہ جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی ہے رشین لیبارٹریز نے، ان ہڈیوں کا، ان ریمیننگز کا، ان باقیات کا ڈی این اے کیا ہے اور اس بات کی کنفرمیشن کر دی ہے کہ یہ باقیات، یہ ریمیننگز، یہ ہڈیاں واقعی ہٹلر ہی کی ہیں. تو اب پہلے والے نظریے کو ہی ماننا پڑے گا کہ اس نے اسی اپنے مورچے میں خودکشی کی تھی. بھیس بدل کر یہ نہ کہیں گیا ہے اور نہ اس نے کوشش کیا اور نہ ایسا ممکن ہی تھا. جی یہ یہاں پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں ہٹلر کو، اس لیے کہ اگر اس کو تفصیل میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بتا دیں مجھے، پھر میں سنا دوں گا. لیکن بات پھر وہی کہ آپ لوگ اکتا جائیں گے، کیونکہ یہ 2-4 دنوں میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے. بہت لمبے چوڑے قصے اور واقعات اس کی زندگی سے، ہٹلر کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں انٹرسٹنگ. لیکن پھر ان کو بتانا، سنانا، اور پھر روز کا ایک ہی واقعہ سنا سکوں گا اس کی زندگی کا، اور یوں ہمیں کم از کم 1.5 مہینہ لگ جائے گا ہٹلر کو پڑھتے پڑھتے، اور ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. جی ہم نے روزانہ نئی کہانی سننا ہوتی ہے نا، ایسا ہی ہے. جی تو آج کے پروگرام کا دوسرا اور بہترین سیگمنٹ ہے آج کا سوال. گزشتہ پروگرام میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا دریا، خوبصورت دریا، دریائے سندھ تبت سے شروع تو ہوتا ہے، تبت کے مقام سے، یہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو بڑا ہی آسان سا جواب تھا یار، یہ اپنا انڈین سی، بحر ہند، اس میں جا کر گرتا ہے. یہ اس میں کیا مشکل تھی؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ کم لوگوں نے بتایا مجھے. اس کا مطلب ہے آپ بالکل انٹرسٹ نہیں لیتے جنرل نالج میں، یا کچھ آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا میں پھر آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکا. جو بھی ہو، بہرحال آج کا سوال نوٹ فرما لیں. آج کا سوال یہ ہے کہ چلیے عرض پاکستانی کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ بتائیے کہ پاکستان میں آبادی نہیں، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور وہ کس صوبے میں ہے؟ 2 باتیں ہو گئی نا. چلیے ایک میں بتا دیتا ہوں، صوبہ بلوچستان میں ہے. جی سب سے بڑا ڈسٹرکٹ، سب سے بڑا ضلع بلوچستان میں، اس کا نام آپ نے بتانا ہے. اگر آتا ہے تو کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کا فیڈ بیک بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں آتا تو میں تو پھر کل آپ کو بتا ہی دوں گا انشاءاللہ العزیز. جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر. تو جو آج کا شعر میں نے آپ کے منتخب کیا ہے آپ کے لیے، وہ بڑا مزیدار ہے. رواں دواں ہیں سفینے تلاش میں جس کی، رواں دواں ہیں سفینے تلاش میں جس کی. سفینے مطلب کشتیاں، بیڑیاں. رواں دواں ہیں سفینے تلاش میں جس کی، وہ ایک شکستہ کنارہ کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ تھا جی آپ کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. پاکستان زندہ باد.